हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सब लोगों ने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कुछ पॉइंट्स थे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में जाना था, लंग्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और अल्वियोलाई के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखने जा रहे हैं। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो आप लोगों को अगर समझ में आ जाएगी तो अगला पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को बहुत ईजी है, आसान है। तो देखते हैं आज हम सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में किन किन मसल्स का रोल होता है। तो सबसे पहले तो सबसे मेजर मसल है इसमें, सबसे मेजर मसल है डायाफ्राम। डायाफ्राम इसका बहुत बड़ा रोल है इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। उसके साथ साथ इंटरकॉस्टल मसल्स का भी बहुत रोल है। इंटरकॉस्टल मसल्स के आगे जाके दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स यानी कि ये जो मसल्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? आप बोलेंगे सर ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो भैया जी ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रिब्स। एक हमारी रिब है, एक रिब है, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है ये है हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरकॉस्टल। तो आप बोलोगे सर तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ है और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ पे रहती है? तो भैया जी देखिए, ये समझो हमारी दो रिब्स है, ये दो रिब्स के बीच में ये जो है हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स है। जो आप लोग को विजुअल है या बाहर से दिखती है या एक्सटर्नल साइड पे है, आउटसाइड पे है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और जो आप लोगों को नहीं दिख रही यानी कि इनर साइड पे है, जो इनसाइड है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इसीलिए यहाँ पे हमने डायग्राम में बताई है, जो क्लियर आपको जो लाइंस दिख रही है रेड में वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो डॉट डॉट में हमने बनाई है यहाँ पे वो है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की ओर। आप लोगों को दोनों मसल समझ में आ गई। अब हम ब्रीदिंग की ओर। ब्रीदिंग में जो एयर है ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। एयर का कैसे मूव करती है ब्रीदिंग में? ऑलवेज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ओके। अब आप बोलोगे सर ये पार्शियल प्रेशर क्या है? तो पार्शियल प्रेशर भी पढ़ लेते हैं। समझो ये हमारे यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें क्या है? कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जैसे कि हमने रेड और ब्लू जो डॉट डॉट दी है, ये क्या है? हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब समझो हम लोगों ने इस जो ब्लू डॉट्स है ना, ये एक इंडिविजुअल गैस इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। किसमें? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल गैस प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इंडिविजुअल गैस प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। क्लियर? जो एक गैस का प्रेशर है इन सब मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसे ही हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर। यहां तक क्लियर? ओके। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? ऑलवेज एयर मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो अब हम इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्शियल प्रेशर या प्रेशर का रोल कितना है ब्रीदिंग में। तो अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में फर्स्ट हमारा देखते हैं इनहेलेशन का मैकेनिज्म। जो इंस्पिरेशन है उसका मैकेनिज्म हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ तक आई होप आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को इनहेलेशन का मैकेनिज्म या इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझ में आ गया तो आप लोगों को खुद से आप लोगों को एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन मैकेनिज्म आप लोग खुद से बना पाओगे, खुद से समझ जाओगे। इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में ये जो हमारे मसल्स है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें से यहाँ पे आती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब यहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि डायफ्राम कैसे शेप का है? डोम शेप। पता है आप सब लोगों को एक कौन से शेप का है? डोम शेप। भैया जी ये पहली डायग्राम आपको ठीक से देखनी है। एनसीईआरटी में भी ठीक से डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग को डायग्राम भी बाय हार्ट करनी है। तो ये आप लोग को पहली डायग्राम देखनी है, ये है इंस्पिरेशन वाली डायग्राम।
तो ये आप लोगों को समझनी है। अब डायफ्राम कैसा है, डोम शेप। अब इंस्पिरेशन में क्या हुआ है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम डोम शेप से फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कैसा बन गया, फ्लैट। डायफ्राम कैसा बन गया, फ्लैट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ डायफ्राम, वैसे कैसा बन गया, वो फ्लैट हो गया। अब फ्लैट होने के बाद यहां पे क्या हुआ, जो वॉल्यूम था थोरैक्स का, जो वॉल्यूम था थोरैक्स का, वो बढ़ गया। कौन सी डायरेक्शन में, एंटेरियो पोस्टेरियर, एंटेरियो पोस्टेरियर डायरेक्शन। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स increased in anterior posteriorly, या anterior posterior डायरेक्शन बोल सकते हैं, एंटेरो पोस्टेरियरली। अब आप सब लोगों को बॉयल्स लॉ पता है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब हम लोगों ने पढ़ा था अभी, एयर कैसे मूव हो रही है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब हम लोगों को अगर इंस्पायर करना है तो अंदर का प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब बाहर का जो प्रेशर आउटसाइड है, जो प्रेशर आउटसाइड है, वो आप सब लोगों को पता है 760 mmHg। इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, जो प्रेशर आउटसाइड है उससे भी कम प्रेशर हम लोगों को लंग्स में बनाना होगा। तो वो कैसे बनेगी, हमें लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना है, क्योंकि वॉल्यूम ही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसे ही लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, वैसे ही जो एयर आउटसाइड थी वो कैसे होगी, मूव इनसाइड टू द लंग्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्लियर यहां तक। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो गया। उससे क्या हुआ, जो लंग्स था, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम था, वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जैसे ही इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कौन से डायरेक्शन में हुआ, एंटेरियो पोस्टेरियर डायरेक्शन में। वैसे ही इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो जो एयर थी आउटसाइड मूव टू द इनसाइड लंग्स के अंदर, हाई पार्शियल प्रेशर, लो पार्शियल। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का भी रोल देखते हैं। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्रैक्टिकल करके देखो, इंस्पिरेशन करो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। तो यहां पे जो वॉल्यूम था वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया या बढ़ गया। वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, या लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ। कौन से डायरेक्शन में हुआ, डॉर्सो वेंट्रल, समझो ना, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। डॉर्सो वेंट्रल में क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉर्सो वेंट्रली, वॉल्यूम इंक्रीज डॉर्सो वेंट्रली। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ यानी कि आउटसाइड प्रेशर बढ़ गया। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर के हिसाब से जो आउटसाइड एयर थी, यानी कि जो बाहर की एयर थी, वो हम लोगों ने इनहेल की, यानी कि क्या हुआ, इनहेलेशन हुआ। क्लियर। इससे आसान भाषा में कोई भी नहीं समझा सकता। आप लोगों को यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब आप लोगों को खाली इसका रिवर्स करना है, अगर एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म समझना है तो। क्या हुआ यहाँ पे, डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डोम शेप से फ्लैट हो गया। फ्लैट हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो कौन सा डायरेक्शन में बढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए, इट इज एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में बढ़ गया।
और उससे क्या हुआ, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज यानी प्रेशर इनसाइड का जैसा हुआ, कम हुआ प्रेशर आउटसाइड से। तो अपने आप जो हमारा जो लॉ था कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, तो उस लॉ के हिसाब से जो आउटसाइड की एयर थी इट मूव इनसाइड। ओके, तो उससे क्या हुआ, इनहेलेशन का मैकेनिज्म। वैसे ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुए। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिब्स एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा, कौन से डायरेक्शन में बढ़ा, डॉर्सोवेंट्रली, और वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जैसे ही कम हुआ, एयर मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर के हिसाब से एयर कैसे हुई, इनसाइड मूव। क्लियर। तो यहाँ पे इनहेलेशन के मैकेनिज्म आप लोगों सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सहेलेशन। अब हम लोग देखते हैं एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म। अब हम लोग देखते हैं एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म। एक्सहेलेशन में क्या होने वाला है, जो डायाफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो क्या होने वाला है, रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में कैसा था, वो फ्लैट था। अब जैसे ही रिलैक्स हो गया, यानी कि डोम शेप्ड, डायाफ्राम बिकम्स डायाफ्राम 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 बिकम्स डोम शेप्ड, डोम शेप्ड फ्रॉम फ्लैट। जो फ्लैट हुआ था उससे कैसे हुआ, डोम शेप्ड हो गया। अब इससे क्या हुआ, ये डायग्राम देखो, अभी डायफ्राम डोम शेप हो गया। इससे क्या होगा, जो वॉल्यूम था, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, वो क्या हुआ, या थोरैक्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कौन से डायरेक्शन होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ही होगा। तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था वो बढ़ गया। इंट्रापल्मोनरी पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही इंट्रापल्मोनरी प्रेशर किससे ज्यादा हो गया, बढ़ गया, जो आउटसाइड का प्रेशर था उससे ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होने लगा, एक्सपिरेशन। जो एयर इनसाइड थी वो क्या होगी, अभी आउटसाइड, यानी कि एक्सहेलेशन होने वाला है। यहां तक क्लियर। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी क्या होने वाले हैं, जैसे उस टाइम पे इनहेलेशन जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब ये क्या होने वाली है, रिलैक्स होने वाली है, रिलैक्स। एंड रिब्स एंड स्टर्नम बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, उनकी जो नॉर्मल पोजीशन थी उस पे आने वाला है। उससे क्या होने वाला है, जो इंट्रापल्मोनरी जो वॉल्यूम था, थोरैक्स का वॉल्यूम था, वो डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, कौन से डायरेक्शन में डिक्रीज हुआ, इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो जैसे हुआ था, उसके जो बैकवर्ड जैसे नॉर्मल पोजीशन उस पोजीशन में आ गए। अब उसे हम क्या होगा, जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर फिर से इंक्रीज होगा, और उससे क्या होने वाला है, एक्सहेलेशन। क्लियर। यहां तक ये था अपना मैकेनिज्म। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल मसल्स भी बोले हैं, जैसे कि हम लोगों ने इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स देखी थी, एब्डोमिनल मसल देखे थे। दीज आर यूज्ड इन द फोर्सिबल रेस्पिरेशन के टाइम पे वो यूज होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल चीजें थी वो आज आप लोगों को यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो आप लोगों को समझ में आएगा, डायफ्राम फ्लैट हुआ है, फ्लैट हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया इंट्रापल्मोनरी, तो इंस्पिरेशन हुआ। यहाँ पे डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन पे आ गया तो इनसाइड का प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर जैसे ही इनसाइड बढ़ा, आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा हुआ तो एक्सपिरेशन हुआ। इंटरकॉस्टल मसल के हिसाब से भी वैसे ही है, जैसे ही प्रेशर था इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या हुआ, जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, जो रिब्स थी और रिब्स एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, उससे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर कौन सा डिक्रीज हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, उससे जो प्रेशर आउटसाइड था एयर का वो मूव हो गई इनसाइड में। ओके, ये पूरा आपको मैकेनिज्म एकदम इजिएस्ट पाथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप सब लोगों को ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा।
अगले लेक्चर में हम कुछ नया जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग को ये घर पे जाके एनसीईआरटी से अच्छे से रीड करना है, और ये एक बार आप लोगों को लेक्चर में समझ आ गया तो एक बार ही आप लोग अगर रीड करोगे तो एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।